अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सियासत का मईशत से और मईशत का सियासत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यकीनी तौर पे जो पॉलिटिकल इकॉनमी है उसका बड़ा असर होता है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी। अगर आपकी मुआशी सूरत हाल ठीक हो, कारकर्दगी आपकी अच्छी हो, तो उसके सियासत पे आपकी अपनी जो गवर्नमेंट की जो होती है उसकी सियासत पे अच्छे असरात पड़ते हैं। अगर हालात ख़राब हो तो फिर सियासी माहौल भी उससे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की अब तक की मुआशी हिकमत अमली की बात की जाए तो 3 वज़राए ख़जाना तब्दील हो चुके हैं पौने 3 साल के टेन्योर के अंदर मौजूदा हुकूमत के। तो क्या ये जो पॉलिसीज़ ज़ाहिर हर वज़ीर ख़जाना आता है उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, तो ये बार बार तरजीहात का चेंज होना, कंसिस्टेंसी का ना होना पॉलिसी के अंदर, ये मुल्क की मईशत पर किस तरह के मनफी असरात मुरतब करता है। और अब जो शौकत तरीन साहब ने अपनी तरजीहात डिफ़ाइन की हैं कि वो पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाने जा रहे हैं, PSDP को बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, इसके साथ साथ टैक्सेस जो है नहीं बढ़ेंगे बल्कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा। और भी उन्होंने ज़राअत को अपना तरजीही शुबा करार दिया है कि ज़राअत में बेहतरी लाई जाएगी। और उनकी जो मॉनेटरी अप्रोच है वो पहले जो वज़राए ख़जाना थे उनसे डिफरेंट है। तो क्या ये मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी, मुल्क की इकॉनमी को क्या मज़ीद मजबूत कर पाएगी? और ये जो इतने टारगेट्स रखे हैं इस वक्त शौकत तरीन साहब ने, क्या इसके लिए कहाँ से ये पैसा आएगा? ज़ाहिर हमने तकरीबन $10 बिलियन रिटर्न भी करने हैं इस साल, जो लोन्स हमने ले रखे हैं। और सऊदी अरब के अंदर से क्या हमें मज़ीद कोई माली फैसिलिटी मिल सकती है वहाँ से? हमें आज इस तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, मुआशी अमूर के माहिर हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुरैरी साहब, ये भी एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के। और हमें फैज़ुल्लाह कमोका साहब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं कोशिश करूँगा प्रोग्राम में कि इंतहाई सादा अल्फाज के अंदर चीज़ों को समझाया जाए, सादा अल्फाज में क्वेश्चन किया जाए, ताकि देखने वाला एक आम आदमी है उसे समझ आए कि हमारी मुल्क की मईशत के साथ क्या हो रहा है। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स जो है कोशिश करूँगा मैं भी यूज़ ना करूँ। हमारे मेहमानों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आम आदमी को समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में चीज़ों को बयान किया जाए, यानी कि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो इस वक्त हुकूमत के वज़राए ख़जाना तब्दील होते जा रहे हैं, तो अब जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना आए हैं शौकत तरीन साहब, उनके बिल्कुल टारगेट्स डिफरेंट हैं, उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ़ारूक सलीम साहब, आपको कोई होप नज़र आई है वज़ीर ख़जाना जो चौथे हमारे आए हैं, उनका जो विजन है इकॉनमी को ठीक करने के वाले से पाकिस्तान की? समर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आसान तरीन अल्फाज में, ताकि आम आदमी जो है वो समझ सके। देखिए, अभी तक पिछले 3-4 दिनों में जो सियासी रुख शौकत तरीन साहब का सामने आया है वो मुझे बड़ा पसंद आया। वो ये पार्लियामेंटेरियंस के पास गए हैं, उन्होंने जो उनकी माशी ख्वाहिशात हैं वो उनके साथ शेयर की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के पास जाने को तैयार हैं, वो PMLN के पास जाने को तैयार हैं, और एक वो मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो बनाना चाहते हैं, और वो 5% GDP ग्रोथ चाहते हैं। तो ये सारी चाहतों का इजहार उन्होंने कर दिया। ये उनका सियासी पहलू। अब अगर मईशत की तरफ जाएं तो मुझे महसूस ये हुआ कि शौकत तरीन साहब 22 करोड़ पाकिस्तानियों को रोजाना की बुनियाद पे मुर्ग बिरयानी खिलाना चाहते हैं। अब जब वो जाते हैं खजाने के पास तो देखते हैं कि चावल लेने के तो पैसे नहीं हैं खजाने के अंदर। फिर वो देखते हैं कि मुर्गी की कीमत जो है वो तो पिछले साल भर में 12 महीने में तकरीबन 90% बढ़ गई है। बिल्कुल। फिर वो टमाटर खरीदने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि टमाटरों की कीमत तो तकरीबन 80% पिछले 12 महीनों में बढ़ गई है। तो वो काम करना चाहते हैं, उनकी चाहत है, उनकी नीयत है, वो आप सबको मुर्ग बिरयानी खिलाना चाहते हैं। लेकिन खजाने में ना तो चावल खरीदने के पैसे हैं, ना मुर्ग खरीदने के पैसे हैं, टमाटर खरीदने के पैसे हैं। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि अगर आप मुझे, मेरे जैसे आदमी को, आप मुर्ग भी ला दें, टमाटर भी ला दें, चावल भी ला दें, मुझे तो बनाने का तरीका ही नहीं आता। तो अभी तक शौकत तरीन साहब ने अपनी हिकमत अमली हमसे शेयर नहीं की। वो कहते हैं कि हम 5% पे ग्रोथ ले जाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि 5% से भी ज्यादा ग्रोथ हो जाए, लेकिन वो कैसे हो? पैसा है नहीं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टाइम, ही इज शॉर्ट ऑन टाइम। देखिए, 32 महीने इस हुकूमत के गुजर गए हैं।
50% से ज्यादा टाइम इस हुकूमत का गुजर गया है। अब कुछ महीने गुजरेंगे, इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। टाइम शौकत तरीन साहब के पास नहीं है। बिल्कुल। इलेक्शन तैयारी में आप कोई सख्त इकदाम नहीं उठा सकते। फिर टीम उनके पास, मुझे अभी तक कोई टीम नजर नहीं आ रही। फिर हिकमत अमली जैसे मैंने कहा उन्होंने हमसे शेयर नहीं की। तो ये 4 बहुत बड़ी है समर साहब। यानी एम्बिशंस नज़र आ रहे हैं, हिकमत अमली अभी तक जो है वो सामने नहीं आई। आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एम्बिशंस हैं बहुत अच्छे हैं, जिस तरह बात की डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा करना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये रेवेन्यूज़ जनरेट कहाँ से होंगे, पैसा कहाँ से आएगा। हमने अभी कर्ज जो लिया है वो लौटाना भी है, तकरीबन $10 बिलियन, और मईशत आपने देख लिया हमारे पास जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल बहुत कम हैं। तो इसमें ये सारा कुछ कैसे होगा? हमने बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ानी, हमने IMF के साथ रीनेगोशिएट भी करना है, इसके साथ साथ हमने अपना पब्लिक स्पेंडिंग जो है PSDP वो भी हमने इंक्रीज़ करना है, डिफेंस बजट भी हमने बढ़ाना है। ये सब कहाँ कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसकी एंट्री पॉइंट जो है ये IMF के साथ रीनेगोशिएट करने से होगी, और रीनेगोशिएट करने की जो जवाज़ है वो कोविड की 3rd वेव है, और वो जो साउथ एशिया इस वक्त बदकिस्मती से जो एपी सेंटर बन गया है इंडिया के, अगर आप केसेस की तरफ देखें कोविड के, तो वो एक बेस बनेगा IMF के साथ रीनेगोशिएशन करने के लिए। जब पहला कोविड का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी आपने देखा कि IMF ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, ना सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई बल्कि हमें इस प्रोग्राम के अलावा $1.4 बिलियन जो थे वो कोविड का मुकाबला करने के लिए दिए, जिसको जो 15 मिलियन फैमिलीज थी उनको 12,000 रुपया महीना दे के, और बाकी जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज थे वो दिए गए थे। अब भी उसी कोविड को बेस बना के रीनेगोशिएट किया जाएगा। अब IMF इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होगी। IMF इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे उसके डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मामला चल रहे हैं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है। हाँ, उस फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ हदूदों की यूद हैं, और वो हदूदों की यूद ये हैं कि वो जो फिस्कल जो रेवेन्यू और अखराजात में जो खसारा हो, वो उस सूरत में IMF बर्दाश्त करेगी अगर वो खसारा जो है वो कोविड का मुकाबला करने की वजह से हो रहा है। वो पैसे हेल्थ सेक्टर पे लग रहे हैं, वो पैसे सोशल सेफ्टी नेट्स पे लग रहे हैं, वो पैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लग रहे हैं। तो अगर उस वजह से आपका डेफिसिट होता है, ये तो वाजे कर चुके हैं शौकत तरीन साहब, वो IMF की जो बात कर रहे हैं कि उनके साथ हम रीनेगोशिएट करेंगे, वो साथ ये भी कहते हैं कि ये जो हमने मुआहदे किए थे ये हमने गलत मुआहदे किए, ये इस तरह के सख्त मुआहदा नहीं करना चाहिए था। वो तो उस बेसिस पे कह रहे हैं, वो तो कोई कोरोना की बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं हमने नेगोशिएट उस वक्त ही गलत किया। मैं आपको बेसिस बता रहा हूं, शराइत उस वक्त हमने बहुत सख्त उनकी मान ली। जाहिर है जब वो IMF के साथ बैठेंगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, वहाँ पे आप आर्गूमेंट्स, टेक्निकल आर्गूमेंट्स दे रहे होंगे। मैं आपको वो टेक्निकल आर्गूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट कर रहा होगा, और IMF जो है वो इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मान रहा होगा। अभी पिछले महीने ही हमने SDPI में IMF की जो यहाँ पे रेजिडेंट रैप हैं टरीजा डबांग, उनको बुलाया हुआ था, तो उन्होंने बड़े खुल के कहा था कि इस प्रोग्राम में कुछ एडजस्टर्स हैं। एडजस्टर से मुराद ये है कि जब छठा रिव्यू होगा तो IMF एडजस्ट कर रही होगी। मसलन अगर वो आज वो आपको टारगेट दे देती है 600 रुपये टैक्स लेने का, कोविड की वजह से वो टैक्स जो है वो सिर्फ 400 रुपये इकट्ठा होता है, तो वो जो 200 रुपया होगा वो एडजस्टर की शक्ल में जाएगा। IMF छठे रिव्यू में वो वहाँ पे पाकिस्तान को वो कह चुके हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी देगी। इसी तरीके से जो बिजली के बिल बढ़ाने हैं या गैस के बिल बढ़ाने हैं, अगर ये खुदा न खास्ता कोविड के केसेस इसी तरह से चल रहे हैं और हुकूमत है वो नहीं बढ़ाना चाहती है, जैसे कभी पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे, मार्च के महीने में नहीं बढ़ाई गई, अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ाई गई, तो अगेन वहाँ पे वो एडजस्टर्स का फ़ायदा जो है वो आएगा, जो कि IMF के साथ नेगोशिएशन में काम आ सकेगा। सर विशलिस्ट बहुत बड़ी है, विशलिस्ट बहुत बड़ी है। IMF एक दो चीज़ों पे शायद मान जाए, वो इतनी ज़्यादा तो चीज़ें सारी इनकी नहीं मानेंगे। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ ही उनके साथ जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें वो सबका कह रहे हैं हमने करनी है, रीनेगोशिएट करनी है, शराइत नरम करवानी है। देखिए, कुछ जब आप वो कहते हैं अंग्रेजी में यू आस्क फॉर द मून यू गेट स्टार्स, तो जब आप बहुत लंबी चौड़ी विश देंगे तो तभी आपकी कुछ चीज़ें हैं वो उसमें पूरी हो रही होंगी। तो पाकिस्तान को तो अपना केस तैयार करके पूरा प्रेजेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा फैज़ कमोका साहब, पहले असद उमर साहब जो हटा दिए गए वजारत ख़जाना से, उन पे ये ब्लेम आया
कि ठीक वो यानी कि वो हटाया कि वो लेट कर दिया उन्होंने IMF के साथ प्रोग्राम में जाने में, इस तरह की चीज़ें आई उनके हवाले से। तो असद उमर साहब का मौक़िफ़ उस वक्त ये था कि शराइत बड़ी सख्त थी, मैं इसलिए इन शराइत पे नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा था, इन पे एग्री नहीं करना चाह रहा था। वो तब्दुल की वजह से हटा दिए गए, बाद में उनके पे यही ब्लेम आया था कि वो बड़ी ताख़ीर कर दी उन्होंने प्रोग्राम में जाने में। तो वही जो अब आके जो मौजूदा आपके शौकत तरीन साहब है, वज़ीर ख़जाना है, वो असद उमर साहब की बातों को सेकंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर उन्हें हटाना उस वक्त गलत था। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो विद इन पार्टी भी इसके ऊपर कई दफ़ा डिस्कशन हो चुकी। तो ये अब जैसे कि पहले आप सब लोग जानते हैं, तकरीबन 8-9 महीने का वक्त था असद उमर साहब के पास। अनफॉर्चुनेटली जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती है तो मेरे ख्याल में जो IMF के साथ निगोशिएशंस हैं और जो हालात थे उसके मुताबिक अगर फौरी तौर पे कर लिया जाता तो शायद कोई थोड़ी बेहतर डील इससे मिल जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली असद उमर साहब जो है वो पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, और शायद यही वजह थी कि जो है वो खान साहब ने सोचा और उन्होंने कहा कि जो हफीज साहब हैं वो शायद इसको बेहतर कर पाए, तो इसीलिए हफीज शेख साहब को लाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सारे पीरियड में, असद उमर साहब के पीरियड में, उन्होंने काफ़ी अच्छे इकदाम लिए। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से उन्होंने रिलीफ दिया, उन्होंने जो बिजली और गैस की सब्सिडीज हैं वो इंडस्ट्री को दी, वो अपने उन्होंने बहुत, लेकिन जो IMF का डील वो ना कर पाए, तो शायद यही वजह बनी। और फिर हफीज शेख साहब आए और उन्होंने वो डील स्ट्राइक की, और उसके बाद जो शराइत थी जैसे जैसे वो सामने आती गई, तो उसमें वाकईतन IMF के लोग हमारे पास फाइनेंस कमेटी में भी आते रहे और डिस्कशन होती रही उनके साथ, तो काफी सख्त शराइत थी। लेकिन कमोका साहब दो चीजें हैं, एक तो आपके जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनमें असद उमर साहब को इसलिए हटा दिया जाता है कि वो ताखीर कर देते हैं IMF में जाने में। असद उमर साहब कहते हैं कि शराइत बड़ी सख्त थी, मैं इसलिए नेगोशिएट जो है मैं उन पर एग्री नहीं करना चाह रहा था। फिर उन शराइत पर जब जाके एग्री कर दिया हफीज़ शेख साहब ने, उसका इम्पैक्ट ये आया कि महंगाई बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ी, 3 रुपये तक इजाफा उसमें हुआ, अब तक ये गवर्नमेंट कर चुकी है। तो उसका जब आम आदमी पे जब उसके असरात आना शुरू हुए तो फिर उन्हें इस वजह से हटा दिया गया जी कि हफीज़ शेख साहब ने महंगाई बड़ी कर दी है। तो वो दोनों ही इन पॉलिसी डिसीजंस का शिकार हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी हफीज शेख साहब वाला मामला था, वो सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद खुद से उन्होंने खान साहब से कहा था, और खान साहब ने कहा था कि कोई मुनासिब जैसी रिप्लेसमेंट मिलती है तो फिर इंशाल्लाह जो है वो हम आपको जो है वो बिल्कुल चेंज कर लेंगे। तो वो उस वक्त उनकी हफीज शेख साहब ही की बात मानी गई है। वो सेनेट के इलेक्शन हारने के बाद वो नहीं रहना चाहते थे कैबिनेट में, क्योंकि आपको पता है कि वो मजीद आगे ECC में जो है वो हेड नहीं कर सकते थे। तो अभी शौकत तरीन साहब को भी लाजमन जो है वो सेनेट में कहीं ना कहीं से मुंतखब कराया जाएगा ताकि वो जो है इसको जारी रख सकें बतौर वजीरे खजाना के तौर पे। तो फैजुल्लाह कमोका साहब, जो मेरी इतला है वो ज़रा इससे मुख्तलिफ है। मेरी इतला ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको ये ज़रूर कहा था, हफीज़ शेख साहब ने ऑफ़र की थी कि मैं बतौर वज़ीर ख़जाना अगर आप मुझे स्टेप डाउन करने कहते तो मैं कर देता हूँ, चूँकि मैं इलेक्शन हार गया हूँ। लेकिन खान साहब ने कहा था नहीं, हफीज़ शेख आपने कंटिन्यू करना है, और ये प्लान बना लिया गया था हुकूमत के अंदर। मुझे बिल्कुल, मैं बाबसूख ज़राए से ये बता रहा हूँ कि प्लान बना था, खान साहब ने ये बनाया था कि हफीज़ शेख साहब को दोबारा सेनेटर पंजाब से बनवाया जाएगा, और ये जो सीट है सेनेट की इसहाक डार साहब वाली, वो अब जो कानून अब ऑर्डिनेंस लाए हैं, पिछले 9 कानून लेके आए इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली के, जो बंदा 6 माह तक हाथ ना उठाए तो वो सीट खाली तस्वर की जाए। तो वो सीट हफीज़ शेख साहब के लिए खाली की जा रही थी, जिस पे अब जाके शौकत तरीन साहब शायद इलेक्ट हों दोबारा। तो उन्हें रखना था, लेकिन एंड पे आके फारिग कर दिया गया उन्हें। शुरू में फैसला ये था रखना है। नहीं, ऐसी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आपका कि अपने ज़राए हैं, लेकिन जो विद इन पार्टी डिस्कशन थी वो यही थी। और हफीज शेख साहब से भी जो मेरी बातचीत हुई है, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ कि ही वाज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू। तो अभी जो शौकत तरीन साहब का मामला है,
तो वो बड़े यानी हर बंदे की अपनी एक नेचर है, एक उसकी अपनी थिंकिंग है, उसके हवाले से वो फिर आगे चलता है। असद उमर साहब ने अपने हवाले से ये नहीं कह सकते कि कोई उनकी नीयत में फर्क था। उन्होंने जो जिस तरीके से वो बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। फिर हफीज शेख साहब जो है, ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया। वो स्टेबलाइजेशन लेके आए आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नीचे गया, ट्रेड डेफिसिट नीचे गया, आपकी करेंसी में स्टेबलाइजेशन आई। शौकत तरीन साहब ने मेरी बात सुनिए, आप मुकम्मल कर लें जी। इससे पहले 168 रुपए से कभी आपकी जो है ना वो रुपया उसकी वैल्यू इंक्रीज करके तो 152 रुपए पे इतना मतलब अच्छा रिजल्ट पहले कभी नहीं रहा। यानी रुपया इतना ऊपर चला गया और फिर नीचे आए जी। ठीक है, अच्छा ये फारूक सलीम साहब, आप एग्री करते हैं इस आर्गूमेंट से? मेरी राय तो ये है कि शौकत तरीन साहब ने आके पूरी चार्जशीट जारी की है जो हफीज शेख साहब की पॉलिसीज़ थी, मुआशी पॉलिसीज़, और ये मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं ये वज़ीर ख़जाना को पूरी चलानी चाहिए इंडिपेंडेंटली, या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होती है, प्राइम मिनिस्टर का विजन होता है कि मुझे इस तरह से चीज़ों को चलाना है? क्योंकि असद उमर साहब की जो स्ट्रेटजी थी उससे यकसर मुख्तलिफ थी हफीज शेख साहब का मुआशी प्लान। अब जो विजन है शौकत तरीन साहब का वो दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो और तरफ जा रहे हैं। तो ये चार्जशीट जारी नहीं की उन्होंने हफीज शेख साहब की कारकर्दगी पे, उनके मुआशी प्लान पे, विजन पे? जी, मेरा ख्याल है कि आप 100% ठीक बात कर रहे हैं और बड़ी वजनदार बात है। उन्होंने कहा कि 32 महीने में जितने भी माशी मैनेजर्स आए हैं उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। ये उन्होंने बार बार कहा है, इंटरव्यूज में कहा है। लेकिन दूसरी बात, अब जब रीनेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि फरवरी की 16 तारीख थी जिस दिन वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ बैठ के उनके स्टाफ लेवल के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद 24 तारीख मार्च को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठा, उन्होंने रिव्यूज कंप्लीट कर दिए। अब हम ये कह रहे हैं मई की 5 तारीख को कि भाई हमने जो फरवरी और मार्च में काम किया था वो तो सारा गलत कर दिया था। अब देखिए, IMF है जो बैरूनी दुनिया है, वो ये नहीं देखती कि आपका नया वजीर खजाना आ गया या नहीं आ गया। वो ये देखती है कि वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने फरवरी की 16 तारीख को एक मुआहदा साइन किया है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 उसमें चीजें थी टोटल। मुआहदे को अगर गौर से देखें तो उसमें था कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं कोई 1200 अरब के, बिजली का रेट बढ़ाना है कोई 6 रुपए यूनिट, और स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देनी है। अब आप तीनों बातों पे मुकर गए। अब हमारे वजीर खजाना साहब कहते हैं कि हमने टैक्स भी नहीं बढ़ाना, वो कहते हैं हमने बिजली का रेट भी नहीं बढ़ाना, और वो कहते हैं, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्टेट बैंक को बादर पिदर आजाद भी नहीं किया जा सकता। तो आप मतलब आप दुनिया को पैगाम क्या दे रहे हैं? अच्छा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? देखिए, एक गैर यकीनी की फजा, एक कंफ्यूजन की फजा। पता ये चलता है कि हुकूमत के अंदर भी एक मासिव किस्म का कंफ्यूजन है, गैर यकीनी है। आपने अभी कहा कि अब 6 महीने के लिए चौथा वजीर खजाना आपका आया है, और वो भी 6 महीने के लिए आया है। अब आपने उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट करवाना है, और पहले वाला जो आपका वजीर खजाना था हफीज शेख साहब, उसको आप इलेक्ट कराने में नाकाम हो गए। अब आप पैगाम क्या दे रहे हैं? सरमायाकारों को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, गैर यकीनी है, और बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो गैर यकीनी की फजा होती है और वो कंफ्यूजन का पैगाम होता है। बिल्कुल ऐसे अब हम कह रहे हैं हमने अपनी कातिल होता है सर मईशत के लिए जो कंफ्यूजन हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं कि हमने अपनी GDP ग्रोथ को रेट को 5% पे लेके जाना है। उसका वाहिद तरीका है सरमायाकारी। सरमायाकारों को आप कंफ्यूजन दे रहे हैं, सरमायाकारों को आप गैर यकीनी फजा दे रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? देखिए, अनसर्टेनिटी में और कंफ्यूजन में बिजनेस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं, सरमायाकारों के जो फैसले हैं सरमायाकारी करने के, वो पोस्टपोन कर देते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इतनी जबरदस्त गैर यकीनी और कंफ्यूजन की फजा फैली हुई है। अभी आपने देखा कि अभी हमें बताया जा रहा था कि असद उमर साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो फिर उनको निकाला क्यों गया? फिर हफीज शेख साहब ने बेतहाशा अच्छे काम किए हैं। अब 3 या 4 तारीख थी मार्च की, जिस दिन वो सेनेट का इलेक्शन था। वजीर आजम साहब ने कौम को बताया कि कमालात किए हैं डॉक्टर हफीज शेख साहब ने,
पाकिस्तान की मईशत के साथ। बिल्कुल। हम 6 साल के लिए इनको सेनेटर बनवाना चाहते हैं ताकि ये 6 साल के लिए ये परमानेंट वजीर खजाना बन जाए और उसके कोई 3 हफ्ते के बाद उनकी छुट्टी हो गई। तो ये जो छुट्टी होती है, 3 वज़राए खजाना को आपने निकाला है, ये इसकी बुनियाद क्या है? क्या इसकी बुनियाद कारकर्दगी है? अगर सबने अच्छे काम किए तो फिर उनको निकाला क्यों जाता है? बिल्कुल ऐसा। तो यकीनी और कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं होगा, हम वो 5% वाली ग्रोथ पे नहीं पहुंच पाएंगे। सर एक और भी है डॉक्टर साहब, ये जो कन्फ्यूजन की बात हम कर रहे हैं, कभी कंसोलिडेशन की बात होती है, कभी ग्रोथ की बात होती है। पहले हम कंसोलिडेशन की बात करते रहे जी, भैंसें तक बेच दी, बस हम तो बड़ी बचत कर रहे हैं, बड़ा जो है ना बचा के सिस्टम चल रहे हैं। अब शौकत तरीन साहब वो कह रहे हैं हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, तो ये यकसर जो है बिल्कुल एक 180 डिग्री का शिफ्ट जो आना, ये कैसे आया ये, और हम क्या ऐसे चल सकता है, ऐसे पॉसिबल है? देखिए, ऐलान कर देना तो बड़ा आसान काम है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो 7-8% जीडीपी ग्रोथ पे जाए, लेकिन जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 3 ड्राइवर्स हैं उसकी। 3 काम आप करेंगे तो उसके नतीजे में ग्रोथ आती है। सबसे बड़ा जो ड्राइवर कहलाता है मईशत के अंदर वो है सरमायाकारी। चाहे वो मुल्क के अंदर वाले सरमायाकारी करें या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क की सरमायाकारी हो तो फिर ग्रोथ आती है, या आप कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दें, कोई नई टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें और उसके नतीजे में ग्रोथ आ जाए। ऐसा कोई काम होने वाला नहीं है। या फिर आपकी जो आपकी लेबर फोर्स है, आपकी ह्यूमन कैपिटल है, वो कोई बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो जाए, वो भी कोई ओवरनाइट काम नहीं है, उसको 10, 15, 20 साल तक। बिल्कुल। तो क्या सरमायाकारी वाला, सरमायाकारी कौन करेगा जब आपको पता नहीं है कि आपके नए वजीर खजाना जो आए वो 6 महीने रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको ये पता नहीं है कि क्या वो वजीर आजम के साथ एक ही पेज पे हैं या नहीं है। आपको याद होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे नैब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, स्टॉप डिगिंग मूव फॉरवर्ड। वो ये कह रहे हैं कि जी जो पुराने हो मामला वो छोड़ दें, अब आप मुल्क को आगे लेके बढ़े। वजीर आप कहते हैं कि मैंने तो एहतसाब करना है, नवाज शरीफ साहब का भी करना है, शहबाज शरीफ साहब का भी करना है, कारी साहब का भी करना है। तो इसका मतलब वजीर खजाना साहब जो हैं वो वजीर आजम साहब के साथ एक पेज पे नहीं है। अब वजीर खजाना साहब के साथ भी एक पेज पे नहीं है। जो आपने मुआहदे किए हैं वो कह रहे हैं कि वो भी हम एक पेज पे नहीं है। वजीर आजम खजाना साहब ये भी कह रहे हैं कि 32 महीने में जितनी भी माशी टीमें आई हैं उन्होंने गलत काम किया है। इसका मतलब कि वो पुरानी माशी टीमों के साथ भी एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, एक तो लग रहा है कि ये जो एक पेज की बात हो रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़जाना के एक पेज पे ना होने के साथ साथ लग रहा है कि शायद द गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना भी आगे चल के एक पेज पे ना रहें, चूँकि दोनों की अप्रोच में यकसर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लग रहा है चल पाएंगे एक साथ दोनों और ठीक चलेगा सिस्टम आगे? ये मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ कि जब ये देखिए गवर्नर साहब और वज़ीर ख़जाना के दरमियान पॉसिबल डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है? वो आ सकता है इंटरेस्ट रेट पे आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे, या वो आ सकता है आपके एक्सचेंज रेट पॉलिसी पे। एक्सचेंज रेट जो है वो तो ऑलरेडी मार्केट के साथ लिंक कर दिया गया है और अब हमने देखा कि पाकिस्तानी करेंसी में इतनी रेजिलियंस मौजूद है कि वो सारे जो कि बातें हो रही थी कि पता नहीं इसको जब ओपन मार्केट के साथ लिंक कर दिया जाएगा तो ये डॉलर 200 रुपये पे चला जाएगा एक साल में, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, लेकिन एक स्टेबल है, वो एक रेंज बाउंड उसकी कीमत है। जो इंटरेस्ट रेट है, जब तक आपका कोविड थर्ड वेव चल रहा है मैं इसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरेस्ट रेट उससे ऊपर जा रहा होगा। वैसे सर, तो अगर आप तरीन साहब का जो उनका जो विजन है, उनकी जो अप्रोच है, मुझे तो लग रहा है कि वो चाहेंगे कि ज़रा 1% कम अज़ कम मज़ीद नीचे आए, इस पे शायद कोई आगे खराब बन जाए। ये डिपेंड करेगा, मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि कोविड की थर्ड वेव जो है उसको हम किस तरीके से उस पर काबू पाते हैं। अल्लाह करे कि हम उस पर काबू पा लें, वैक्सीनेशन इतनी मौसर साबित हो और ये इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में ना आए। लेकिन अगर अब मैं पिछले 1.5 साल की पेंडेमिक की हिस्ट्री को देखता हूँ तो अगर ब्राज़ीलियन या साउथ अफ्रीकन या ब्रिटिश वेरिएंट जो है वो आपको पाकिस्तान में आ सकता है, तो इंडियन वेरिएंट जो है वो अफगानिस्तान के ज़रिए, वो ट्रांजिट एयरपोर्ट्स के ज़रिए, ट्रांजिट पैसेंजर्स के ज़रिए, खुदा न खास्ता उसका पाकिस्तान में आना जो है ये इफ़ नहीं ये व्हेन है कि ये कब आएगा और हमें उसके लिए तैयारी अपनी करनी है। और अगर उस तैयारी में इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम करना पड़ेगा
तो स्टेट बैंक उसको कम करेगा और IMF उसके लिए एग्री होगा। ठीक है, हमें नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पेसिफिक्स में जाएंगे और मुख्तलिफ शोबों की हम अलग अलग बात करेंगे, निजकारी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे और इसके बाद जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है उनकी बात करेंगे कि उनके हवाले से इस वक्त अब तक की जो स्ट्रेटजी है क्या वो ठीक है, उसमें क्या बदलाव आना चाहिए। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। जब हम हुकूमत के मुआशी विजन की बात करते हैं तो वो कन्फ्यूजन के साथ भरा पड़ा है। एक वज़ीर ख़जाना आता है, उसकी अक्सर मुख्तलिफ अप्रोच होती है, दूसरे की एक और अप्रोच होती है। अभी तक अगर हम सबसे पहले निजकारी की बात कर लें नाज़रीन, तो निजकारी पे हर वज़ीर ख़जाना की अपनी एक डिफरेंट अप्रोच रही है। असद उमर साहब का ये विजन था कि हम एक बनाएंगे, एक मुल्क के अंदर हम एक सरमाया पाकिस्तान जो एक होल्डिंग कंपनी थी वो बनाएंगे, वहाँ सरमाया आएगा, उससे हम चलाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे जो नुकसान करने वाले जो इदारे हैं। उसके बाद फिर हफीज़ शेख साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई इनको तो हमें फौरी तौर पे प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अब शौकत तरीन साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने जहाँ रिफॉर्म्स आती हैं वहाँ रिफॉर्म्स लाएंगे, जो जिनकी निजकारी होती है वो निजकारी कर देंगे। बिल्कुल डिफरेंस है तीनों की पॉलिसीज़ में। तो ये कमोका साहब अब क्या होगा, ये जो वो इदारे जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं उनके बारे में अब क्या होगा कि निजकारी कर दी जाएगी? अभी तक कोई निजकारी हो नहीं पाई बाय द वे। देखिए, इसमें मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि शौकत तरीन साहब के जहन में क्या है, लेकिन जो वो हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में तशरीफ लाए तो वहाँ पे आके उन्होंने अपने इस इरादे का जाहिर किया कि मैं हर सूरत ये जो हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, SOEs को मैं जो हमारा बजट है जिसमें तकरीबन 1000 अरब रुपया ये SOEs आ जाते हैं, तो मैं उससे इनको अलग करूंगा। और अब आगे उनके ज़हन में क्या है ये तो अभी वो अपनी डिटेल जो है, जैसे बात कर रहे थे मेरे बाकी दोस्त, डिटेल के साथ तो वो उसमें बात नहीं कर पाए। जो उनका प्रोग्राम था वो उन्होंने जैसे हमारे साथ शेयर किया और फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब तक हम ये 1000 बिलियन का बोझ अपने कंधों पे हर साल उठाएंगे, तो अभी आपकी जो आप अगर पिछले साल की अपनी टैक्स कलेक्शन देख लें तो वो 4000 अरब रुपया, और उसमें से अगर 25% आपका ये इदारे खा जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप इन इदारों के साथ जो है वो चल सकते हैं। तो इसको डेफिनेटली जो है इस मसले को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल या चारा नहीं है। ठीक, फरूख सलीम साहब आपको क्या लग रहा है इसका हल क्या है? ये जो 1000 अरब हर साल का जो इकॉनमी से आपकी ज़ाया हो रहा है इन SOEs के ऊपर, उस पर हर किसी का डिफरेंट विजन तो रहा, लेकिन 33 माह के अंदर अभी तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर सकी कि हमने इन्हें रखना है, निजकारी करनी है, रिफॉर्म्स लानी है। ये कब फैसले होंगे, कब होगी निजकारी? ये कैसे बचाएंगे हम 1000 अरब? ये समझ सब, पहली बात तो ये है कि 1000 अरब तो सिर्फ और सिर्फ बिजली के सेक्टर में नुकसान है। उसके अलावा कोई 800-900 अरब जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो उसके अलावा है। तो ये मजमूई नुकसान जो है ये तकरीबन 1800 अरब रुपया सालाना का बन जाता है, जो वो कर्जा जात ले लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे। नुकसान बहुत बड़ा है। एक बुनियादी नुकता आप इसमें देख लीजिए, आपने निजकारी की बात की, आपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की बात की, आपने स्ट्रेटजी हिकमत अमली की बात की। इन सब के पीछे आपको एक टीम चाहिए होती है। देखिए, यहाँ पे हम कोई एक दुकान या खोखा नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे वजारत खजाना चलाई जा रही है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए, और उनके मुस्तकबिल के माशी मुफादात इससे मुंसलिक हैं। अब आप इसको जिस तरह चला रहे हैं, हमें जो पहले हमें एक टीम चाहिए होती है, एक टीम तश्कील दी जाती है, वो बैठती है, वो कई महीने मंसूबा बंदी करती है, फिर कई महीने उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है। उसके बाद फिर नतीजा आता है जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नतीजा निकलेगा, स्टेट ऑन एंटरप्राइज का नतीजा निकलेगा, निजकारी का नतीजा निकलेगा। अब यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन, जो जमीनी हकीकत ये है कि 32 महीने गुजर गए, 50% टाइम गुजर गया, अभी टीम तश्कील दी जा रही है
अभी पीटीआई की हुकूमत जो है वो फेज 1 में है, अभी फेज 2 आएगा। हमारी दुआ है कि शौकत तरीन साहब एक बड़ी ही अच्छी सी टीम तश्कील दे दें, फिर वो टीम बैठेगी, वो मंसूबा बंदी करेगी, उसको कई महीने लगेंगे, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होगा। तो जो बकिया वक्त बचा है पीटीआई के पास, उसमें किसी किस्म की नताइज की उम्मीद नहीं चाहिए। ठीक, आबिद सुनीर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं निजकारी के हवाले से, ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है इस वक्त कि अगर इन इदारों में थोड़ी सी बेहतरी आ भी सकती है, रिफॉर्म कहीं पे, वो इसलिए नहीं आ पा रही, ये इदारे मज़ीद नुकसान से नुकसान में ही चले जाते जा रहे हैं कि 60 से 70% जगहों पे इस वक्त जो SOEs हैं, कायम मुकाम वहाँ पे उनके लगे हुए सरबराहान, बिल्कुल एडहॉक वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, कोई परमानेंट किसी का सरबराह नहीं किसी इदारे का। शायद वो स्टेट भी ये देख रही है कि हमने इनको रखना है नहीं रखना, वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की वजह से मजीद अबतरी है। जी, आपने दुरुस्त कहा, इनके बोर्ड्स जो हैं, प्रोफेशनल बोर्ड्स इनके अपॉइंट होने चाहिए और इनके परमानेंट सरबराहान जो हैं वो अपॉइंट होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी इसमें पेशरफ देखें तो पाकिस्तान स्टील मिल में आपने देखा कि जो सरप्लस स्टाफ था उनको उनकी पेंशन्स और वाजबात दे के काफ़ी सारे स्टाफ को फारिग कर दिया गया और इवन आला अदलिया ने भी इस इकदाम को सराहा। बल्कि जो स्टील मिल के कुछ मुलाजमीन ने जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी अपनी प्रमोशंस के लिए, उनको बाकायदा वहाँ पे डांट पड़ी कि जब स्टील मिल बंद है तो उनको प्रमोशन जो है वो किसी तरह से मिल सकती हैं। PIA में आप देखिए 50% जो सरप्लस स्टाफ था PIA का, उसको ऑलरेडी सेवरेंस पैकेज दे के घर भिजवा दिया गया है। इसी तरह से डिस्कोस जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, उनमें एक नए बोर्ड्स जो हैं, नए मेंबरान उनको अपॉइंट किया जा रहा है, उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। जो इन अदारों की जो रीवैम्पिंग की जब बात आती है तो वहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस का होना बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं याद दिलाऊंगा कि ये सारे काम जो हैं ये पीपल्स पार्टी हुकूमत ने भी करने की कोशिश की थी, उसकी अपोजिशन ने उसको नहीं करने दिए। फिर PMLN ने जब करने की कोशिश की तो PMLN की अपोजिशन आड़े आ गई, उन्होंने नहीं करने दिए। और अब जब PTI करना चाह रही है तो अगर अपोजिशन पार्टीज वही रवैया रखेंगी जो कि उनके दौर में अपोजिशन पार्टीज ने रखा था, तो फिर इसका खसारा जो है ये अवाम को होगा। डॉक्टर साहब, क्या हाल है इसका, फिर क्या करना चाहिए? ये यानी कि सियासत की नजर होती रहेंगी चीजें सारी, इसका रैशनल हल क्या है, इसका क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए शौकत तरीन साहब ने जो एक और बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और वो मिसाके मईशत की थी, और ये वो बात है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में इस हुकूमत को ऑफर की थी। और अब दोबारा अगर ये बात ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से की जा रही है तो मैं तो उसको एक नेक शगन लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस बैठ के चंद फंडामेंटल जो हैं उन पे एक कंसेंसस ले आएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी हुकूमत में आ जाए उसको हार्ट करेंगी अगर इनका देरपा हल जो है वो तलाश ना किया गया। बिल्कुल, आपने जिन इश्यूज़ की निशानदेही की है और ज़ाहिर जिस तरह हमने बात की थी कि सियासत का मईशत से, मईशत का सियासत से दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है और सारी चीज़ें आके फिर एंड पे सियासत के साथ ही जुड़ती हैं कि अगर आपने कुछ रिफॉर्म्स करनी है, अगर आपने कुछ बेहतरी करनी है तो उसके लिए फिर आपको दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में ऑफ़र ये आती रही अपोजिशन जमातों की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से चोर चोर डाकू की जो रट है उस वजह से ये सियासी एक माहौल है वो बेहतर ना हो सका और रिफॉर्म्स का आपका जो एजेंडा था वो सारे का सारा आपका मुतासिर होकर रह गया। अब जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं मिसाक मईशत की, क्या इस पर पेशरफ्त हो पाएगी? बातों की छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। इस हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा बात होती रही ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, और इतना आसान कर देंगे पाकिस्तान में सिस्टम को कि कोई भी आके यहाँ पे सरमायाकारी कर सके। तो मैं छोटी सी मिसाल उसकी देता चलूँ, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी FDI कम क्यों हो रही है कि उनका एतबार इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ के सिस्टम के ऊपर कि गारंटीज़ कुछ दी जाती हैं, बाद में होता कुछ है, उनके साथ लोग नुकसान करते हैं। के इलेक्ट्रिक की मैं मिसाल दूँ, वो अलजुमे ग्रुप जो है उसने ये लिया, उसमें सरमाया इंजेक्ट किया अपना। आज जब वो इस कंपनी को बेचना चाह रहे हैं शंघाई इलेक्ट्रिक को, तो उसमें गवर्नमेंट के अंदर से कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इस डील को सबूताज करना चाहते हैं
शंघाई जो है वो तकरीबन $9 बिलियन का सरमाया लेके बैठी है कि वो पाकिस्तान के अंदर आके कराची के इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम को बेहतर बनाना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन ये डील जो है गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोगों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। वो लोग जो अब मिनिस्ट्रियों के ऊपर भी आके बैठ के मुतलका, तो इस तरह से फिर एतबार नहीं बनता, एतमाद उठ जाता है सरमायाकारों का पाकिस्तान के अंदर। अब जो हम बात कर रहे हैं कि सारे मामलात की अगर सियासी माहौल ठीक हो जाए, सियासी ताउन हो दीगर जमातों का, तो फिर शायद रिफॉर्म्स का एजेंडा आगे बढ़ सके। तो फ़ारूक सलीम साहब, क्या लग रहा है आपको डॉक्टर साहब के ये माहौल बन पाएगा? जिस तरह हम पहले बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं चोर डाकू, फिर आके वजीर खजाना कहते हैं मैंने इनसे बात करनी है। तो अगर सियासी तौर पे माहौल को मैनेज कर लेते हैं तो उससे मईशत बेहतर हो जाएगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, रिफॉर्म्स का एजेंडा। देखिए, अब समर साहब आपने एक सियासी सवाल कर दिया। सियासी मैदान में आप देखिए कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि अब पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही, यहाँ पे एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखिए, हमारा जो जमहूरी ढांचा है उसके दो पहिए हैं, एक पहिया उसका अपोजिशन है, दूसरा पहिया उसकी हुकूमत है, और दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने पॉलिसीज लेके आनी है सामने, और अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। यहाँ पे आप सोचिए कि हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही और अपोजिशन की तरफ से कोई वो अपनी जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, बजाय इसके कि ये दोनों जमातें, आपकी अपोजिशन और हुकूमत जो है वो आपस में कम्पीट करे कि हमने कैसे लोगों को 22 करोड़ लोगों की खिदमत करनी है, इनके माशी मफादात का ख्याल रखना है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे तो ये आपस में एक दूसरे से दुश्मनी की फजा जो है वो नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप कहें कि किसी किस्म की हमें नजर आने लगे कि कोई सियासी मुफाहमत होने वाली है, कोई सियासी इस्तेहकाम आने वाला है, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि ये मजीद हालात खराब होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जो बाहर से सरमायाकारी आती है, वो कोई $1 बिलियन की रह गई। 22 करोड़ मुल्क है, इतनी गैर यकीनी की वजह से नो वन इज विलिंग टू, यहाँ कोई पैसे नहीं लगाना चाहता। फैज़ का मौका साहब, जो बात की है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, उसी पे मैं कंक्लूड करूंगा और आपका जवाब मुझे इस पे चाहिए होगा कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी होता है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। सियासी इस्तेहकाम ला पाएंगे आप ताकि मुआशी हालात बेहतर हों, स्टेबिलिटी आए, लोग इन्वेस्ट करें आके? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, जब वज़ीर ख़जाना फाइनेंस कमेटी में आए तो उन्होंने तमाम मेंबर्स को बशमूल अपोजिशन के मेंबर्स को उन्होंने बड़ा ओपन हार्टेडली कहा कि मैं खुद इस कमेटी में, चूँकि ये हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के हवाले से, तो मैं बिल्कुल बड़ी पाबंदी के साथ इसकी मीटिंग्स अटेंड करूँगा और जो भी हमारा मुआशी एजेंडा होगा हम उसको इस कमेटी के अंदर लेके आएंगे। उसमें हम अपोजिशन के मेंबरान जो अपना इनपुट देंगे, हुकूमती अरकान जो अपना इनपुट देंगे, और जो भी इस मुल्क और कौम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा, उसको इंशाल्लाह ताला हम उस एजेंडे को लेके आगे चलेंगे। उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, थोड़ी बात सुन लीजिए, उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूं कि अपोजिशन के मेंबरान जो है वो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करें। कल को इलेक्शन के बाद अगर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो फिर ये जो एक एजेंडा, जो एक पॉलिसी होती है, वो उसमें कोई चेंज ना आए, वो पॉलिसी जो है वो आगे भी चलती रहे। और जैसे पहले जो भी गवर्नमेंट आई उसकी एक पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी होती है, जो नई गवर्नमेंट आती है तो उसकी दूसरी मुआशी पॉलिसियां होती हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी रहे। दूसरी बात जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कर रहे थे, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो इकदाम किए हैं जो पहले तारीखी तौर पर इस मुल्क के अंदर पहले नहीं हुए। अब आप उसमें जो है वो छोटे घरों का मामला ले लें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो घर बन रहे हैं, हुकूमत उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही है। फिर इसी तरह से जो आपका सेहत इंसाफ कार्ड है, पूरे पंजाब को इंशाल्लाह दिसंबर तक जो है ये सहूलत मिल जाएगी। इसी तरह फिर अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के पिछे हुए तबकात हैं, एहसास प्रोग्राम के जरिए से उनको जो है वो ऊपर उठाया जा रहा है।
फिर इसके अलावा जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए कर्जे जो कामयाब क्विकली जरा कंक्लूड करने से पहले मैं डॉक्टर आबिद सुलेर साहब का जवाब ले लूँ इस पर कि सर मिसाक मईशत कितना ज़रूरी है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चूँकि अब शायद अपोजिशन भी ना करे ताबन वो शुरू में तो दावत देते रहे कि आए करें, हो पाएगा लग रहा आपको? मेरा ख्याल है अपोजिशन को एक बात याद रखनी चाहिए कि अपोजिशन की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग, और गवर्नमेंट इन वेटिंग जब भी उसको मौका मिलेगा हुकूमत में आने का, अगर वो इन चीज़ों को आज नहीं सुलझाएगी तो वो अपने लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल बना रही है। ना सिर्फ ये सारे खसाराजात बल्कि जो 2030 तक हम ये भी अब देख रहे हैं कि पेंशन देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ेगा। पेंशन का एक और नया फ्रीज जो है वो सामने आ रहा है, अगर उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते, पेंशन फंड बना के या कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन की तरफ नहीं जाते, तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की दुरुस्त होनी है, और उसके लिए हुकूमत और अपोजिशन का साथ बैठना बहुत जरूरी है, वरना कल कोई अपोजिशन हुकूमत आएगी तो वो पछताएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर नाज़रीन हमारे जो पैनलिस्ट थे उन सब की यही राय है कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट को ख़ुद आगे हाथ बढ़ाना है, अपोजिशन के साथ मिल के जो मुआशी पॉलिसीज़ है उन्हें आगे बढ़ाना है। देर काफ़ी हो गई है लेकिन अभी भी वक्त है, जो ब्लीडिंग इकॉनमी है इसको ठीक किया जा सकता है, इसके लिए सब ने मिल के आगे बढ़ना है, ताउन की फ़िज़ा कायम करनी। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।